Good morning to everyone. Today we can start history chapter number 11 according to NCERT. Rebels and the Raj. Rebels and the Raj. Vidrohi or Raj. In this chapter we can discuss about the first Indians independent movement, or we can say that the revolt of 1857, 1857 की क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और द बैटल ऑफ 1857, 1857 की क्रांति एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, और इसके प्रतिनिधि किसने पार्टिसिपेट किया, वाई द रिवोल्ट हैव बीन बिकम, क्रांति क्यों होती है, क्या रीजन्स होते हैं, इसके अलावा क्रांति में मुख्य किन किन लोगों ने भाग लिया और रीजन क्या था क्रांति का, 1857 की क्रांति का मुख्य रीजन क्या था, किस वजह से ये क्रांति हुई थी, इन सभी का इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। 1857 द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया बड़ा फेमस माना जाता है। काफ़ी लोग होते हैं जो इसके बारे में, तो डिबेट ही होती है, नेचर था क्या है, ऑफ द बीट एक बातें आती सामने की भी, ये रिवोल्ट था, म्यूटिनी थी, यानी कुछ लोग तो इसे कहते हैं कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहली लड़ाई थी, लेकिन कुछ लोग इसको म्यूटिनी भी बोलते हैं। म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह, किसी के अगेंस्ट में चले जाना, कुछ लोग इसको विद्रोह भी बोलते हैं। दैट वाज द डिपेंड, हर लोगों का अपना अपना एक पॉइंट भी माना गया है। तो यहाँ पर कुछ हिस्टेरियंस है, सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। किसने क्या कहा, वी.डी. सावरकर, ही वाज अ ग्रेट हिस्टेरियन इन इंडिया, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सावरकर जी ने कहा है कि ये पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। अब काफी बार क्वेश्चंस आते हैं हमारे 1 मार्क्स एंड पैराग्राफ में, अकॉर्डिंग टू हुम इट वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, किसने कहा कि भारतीय पहला स्वतंत्रता संग्राम था, वी.डी. सावरकर। बेंजामिन डिज़राइल्स, नेशनल राइजिंग, उसने कहा कि राष्ट्रों का उदय है, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन राइजिंग। उन्होंने ये मूवमेंट वगैरह नहीं माना, बट नेशनल राइजिंग, देश जाग रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने माना। अशोक मेहता, ग्रेट रेबेलियन, महान विद्रोही, उन्होंने कहा। आर.सी. मजूमदार, ये मजूमदार ने देखो क्या कहा, ये भी हमारे इंडियन है, नाइदर फर्स्ट वर्ल्ड वार नॉर नेशनल वार फॉर इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा ना ही पहला वार था और ना ही देश की आज़ादी के लिए लड़ाई था, वो डाउट में, उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। जॉन लॉरेंस, ये अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने स्पॉय म्यूटिनी माना है, सिपाही विद्रोही, विद्रोह जिसको बोलते हैं। देखो अंग्रेज तो कहते हैं हमारे मूवमेंट के बारे में कि ये स्पॉय म्यूटिनी एक विद्रोह था, बट हम मानते हैं फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, कि हमारी आज़ादी के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा हमने 1857 में, हम लोगों का जो मानना है। बट ब्रिटिश वाले अलग मानते हैं, उन्होंने कहा कुछ मुट्ठी भर भारतीय लोगों ने विद्रोह किया था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, उनका अपना अलग मानना है। एम.एन. रॉय, आर.पी. दत्त, ए.आर. देसाई, जवाहरलाल नेहरू, फ्यूडल अपराइजिंग, उन लोगों ने मारा कि सामंतवाद का विकास हो रहा है, ये लोग मानते थे। फ्यूडल अपराइजिंग, फ्यूडल का मतलब हो गया सामंतवाद। तो ये वो लोग हैं जो नेचर ऑफ द रिवोल्ट है, कि रिवोल्ट था, उसकी प्रकृति के बारे में कुछ लोगों का मैंने बताया स्टार्टिंग में, तुम्हें काफी बार इंपोर्टेंस हो जाता है किसने क्या कहा क्या नहीं कहा इस चैप्टर के बारे में। एट द स्टार्टिंग, late in the afternoon 10 May 1857 the spoil of the cantonment मेरठ broke out। अब ये पैराग्राफ दिया गया है जहाँ से आंदोलन की शुरुआत होती है 10 मई 1857 में। एक कंटेनमेंट जोन होता है मेरठ में, वहाँ की कुछ सिपाही म्यूटनी कर देते हैं। इट बिगेन इन द लाइन्स ऑफ द नेटिव, पुलिस लाइन जहाँ पर लोग रहते हैं आज भी होती है, लाइन्स ऑफ नेटिव इन्फेंट्री स्प्रेड वेरी swiftly cavalry and then the city. The ordinary people town surrounding village joined the spoil. The spoil captured the bell of arms. ये बहुत बार आता है, the bells of arms, ये 1 मार्क्स में, यही तो हमारे 1 मार्क्स में द बेल ऑफ आर्म्स, इसका मतलब क्या था,
वेयर द आर्म्स एंड द अम्यूनिशन वर केप्ट, यानी बेल ऑफ आर्म्स का मतलब है जहां पर ये जो अम्यूनिशन माने गोला बारूद रखा जाता था उसको बोलते हैं द बेल ऑफ आर्म्स। ये याद रखना, ये वाला, इसका मीनिंग बहुत बार आता है पैराग्राफ में वैसे भी, बेल ऑफ आर्म्स, वेयर द आर्म्स एंड द एनिमी, जहां हथियार और गोला बारूद रखा जाता था उसको बेल ऑफ आर्म्स कहते हैं। धीरे धीरे मेरठ में इन लोगों ने इन पे कब्जा कर लिया। बर्न देयर बंगलोज एंड द प्रॉपर्टी, अंग्रेजों के अधिकारियों की बिल्डिंग को जला दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग को भी उन्होंने जला दिया, रिकॉर्ड फाइल, जेल कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, सब ट्रेजरी, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने। टेलीफोन लाइन दिल्ली, मेरठ से लेकर दिल्ली जाने वाली टेलीग्राम लाइन को उन्होंने कट डाउन कर दिया। द डार्कनेस डिसेंडेड द ग्रुप ऑफ सिपोय रोड ऑफ टूवर्ड्स टू द दिल्ली। अब ये लोग चले मेरठ से दिल्ली की तरफ चल दिए। मेरठ को 10 मई 1857, ये डेट, मेरठ को जीतने के बाद सबसे पहले जो मेरठ में विद्रोह हुआ 10 मई 1857, इन लोगों ने सबको आग लगा दी, सबको जला दिया। उसके बाद ये निकल लेते हैं रात को दिल्ली की तरफ। द स्पोय अराइव द गेट्स ऑफ द रेड फोर्ट, सुबह सुबह शाम को निकलते हैं दिल्ली, मेरठ से दिल्ली अपना ज्यादा दूर नहीं है, आपको भी पता है। अर्ली मॉर्निंग, सुबह 11 बजे, 11 मई को मॉर्निंग में रेड फोर्ट, लाल किला। उस टाइम लाल किले में कौन था? हु वाज द मुगल एम्परर एट दैट टाइम? 1857 के अंदर मुगल बादशाह कौन था? दिल्ली का बादशाह कौन था? कैन एनीबॉडी नो? 1857 में जब क्रांति होती है तो दिल्ली का सल्तनत का जो बादशाह था वो कौन था? लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर। अब ये सारे सिपाही 11 मई 1857 को सुबह मॉर्निंग में पहुंच जाते बहादुर शाह जफर जहां रहता है रेड फोर्ट, लाल किला। रमजान का महीना चल रहा रहता है, द मुस्लिम होली मंथ प्रे एंड द फास्टिंग, लोग अपनी नमाज और फास्ट रखते हैं। द ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर हैड जस्ट फिनिश्ड हिज प्रेयर, बहादुर शाह जफर ने वैसे अपनी प्रेयर को थोड़ा सा फिनिश ही किया था। एंड मील बिफोर द सन रोज, बस सूर्य उदय हुआ था। एंड द फास्ट बिगिन, he had the commotion and the gates, उन्होंने गेट के ऊपर जो गेट वगैरह होते थे कुछ आवाजें वगैरह सुनी। The spy who had the gathered under the window told him, जो सिपाही था उसने खिड़की से बताया, we have come from मेरठ, कि सर हम मेरठ से आए हैं, and we have killing all Englishmen, हमने सारे अंग्रेजों को मार दिया है। There because they asked us to the white bullet that were coated with the fat of the cows and the pigs over teeth, ये जो सडनली रीजन भी माना जाता है जो बुलेट्स होती है, ग्रीस कार्टेज, वो आगे हम आपको बताएंगे, ग्रीस कार्टेज का थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे आपको। He has corrupted the faith, Hindu and Muslim. Another group sepoy has also entered the Delhi. Ordinary people of the city join. अब धीरे धीरे दिल्ली में जब ग्रुप आ गया, आम लोगों ने उन सबको ज्वाइन कर लिया। दिल्ली वर अटैक्ड एंड लूटेड, दिल्ली पर अटैक किया गया और लूटा गया। दिल्ली हैज गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश, एकदम से दिल्ली को अंग्रेजों से छुटवा लिया गया और कंट्रोल से बाहर कर दिया गया। Some sepoys rode into the Red Fort, कुछ लाल किला में पहुंचे। एलोबरेटिंग कोर्ट एडिकेट्स एक्सपेक्ट देम, दे डिमांडेड दैट एम्परर गिव देम हिज ब्लेसिंग, वो चाहते थे कि बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर उन्हें आशीर्वाद दे। एंड दे विल बी आस्किंग टू द जफर दैट ही विल बी एक्सेप्ट एज ए लीडर ऑफ रिवोल्ट, उन्होंने बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट करी कि वो इस क्रांति का नेता बनना स्वीकार करें। और लास्ट में जफर ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि यस, यू कैन फाइट द बैटल विद द नेम ऑफ बहादुर शाह जफर, बट नाम मात्र का, क्योंकि 90 प्लस उसकी एज थी, ही कांट फाइट, उसे भी पता था मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन उसने अपने नेम यूज करने की परमिशन दे दी। आप लोगों को बता सकते हो कि द बहादुर शाह जफर वाज द लीडर ऑफ दैट रिवोल्ट, किस क्रांति का जो लीडर है वो बहादुर शाह जफर होगा। 12-13 मई को नॉर्थ इंडिया रिमेन्स क्वाइट, वंस वर्ड द स्प्रेड द दिल्ली हैड फॉलन द रेबल्स एंड बहादुर शाह जफर हैड ब्लेस्ड द रेबेलियन, इवेंट मूव द स्विफ्टली कंटेनमेंट टू कंटेनमेंट द जेनेटिक्स वैली एंड द सम इन द वेस्ट ऑफ दिल्ली रोज म्यूटनी, और धीरे धीरे चीजें बहुत इंडिया में फैलती गई। 12-13 और आगे आगे पढ़ते हैं, ये धीरे धीरे फैल जाती है। पैटर्न ऑफ द रेबेलियंस, अब क्या पैटर्न था वो मैं बता रहा था ना आपको, कुछ 1 मार्क्स में क्वेश्चन देखिए। बेल ऑफ आर्म्स, a storeroom in which
वेपन्स आर केप्ट, एक वो जगह जहां पर ये वेपन्स रखे जाते हैं। फिरंगी, टर्म्स फिरंगी, terms of the Persian origin possibly derived from the Frank, from the which France get its name. It's used in Urdu and Hindi. एक तरह से उर्दू और हिंदी का मिला हुआ एक वर्ड है जो फॉरनर के लिए यूज किया जाता। फिरंगी, जैसे हम कहते भाग फिरंगी, भाग फिरंगी, काफी बार इसका यूज भी किया जाता था हमारे इंडियन कंटिनेंट में। मंगल पांडे जो होती थी। अब ये म्यूटनी स्टार्ट क्यों होती है, क्या रीजन होता है, व्हाट वाज द रीजन, कहां से कहां फैलती है। द स्पोर्ट्स बिगन देयर एक्शन विद द सिंगल इन द मैनी प्लेस, फायरिंग द इवनिंग गन्स और द साउंडिंग द फर्स्ट साइड द बेल्स आर्म द प्लांट द टेरेजन। उन्होंने सारे हथियारों को ले लिया, ट्रेजरी को आग लगा दी। दे अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग, जेल, ट्रेजरी, ऑफिस, रिकॉर्ड, देखो सबको जला दिया इन लोगों ने। हिंदू एंड मुस्लिम टू यूनाइट द राइज एक्सट्रीम द फिरंगी, इन फिरंगियों को बाहर निकालने के लिए हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े। 1857 की क्रांति की सबसे अच्छी खूबसूरत बातें ये थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े। When ordinary people began to joining the revolt, they target the attack of the wounded in the major towns. अब धीरे धीरे ये क्रांति लखनऊ, कानपुर, बरेली, और इन्होंने क्या किया, मनी लैंडर्स एंड द रिच ऑल्सो बिकेम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेबल्स। पीजेंट्स नॉट ओनली saw them of the oppressor but also the allies of the British। अब इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे किसानों ने इन जमींदारों के ऊपर अटैक किया, इनको भी लूट लिया। क्यों? क्योंकि इनके माइंड में ये बातें थी कि ये जो बड़े जमींदार है, पैसे वाले जो जमींदार है, ये अंग्रेजों का साथ देते हैं और हमें लूटते हैं। और उन्होंने इनके घर को भी, हाउस वर लूटेड, डिस्ट्रॉय द म्यूटनी स्पॉइल रैंक, mutiny the spoil rank quickly became the revolution। There was a general defines all kind of the authority and the hierarchy। धीरे धीरे सारी चीजों को उन्हें लूटा। मई और जून, the British had no answer the action of the rebels। अब अंग्रेजों के समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, इतनी स्पीडली से इन लोगों ने एक्टिविटी की, इतनी स्पीडली से इन्होंने भारत को दोबारा से आजाद कराया, बहुत ज्यादा स्पीडली वर्क किया कि लोगों के समझ में नहीं आया हुआ क्या है। ऑर्डिनरी लाइफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। अब आम लोगों की जिंदगी क्या थी, ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं, वो आपको मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा। अब ये लोग कम्युनिकेशन कैसे करते थे, वो चीजें बतानी है। हाउ कैन द स्पॉय हैव बीन बिट्राइड टू कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, पुलिस लाइनें बहुत ज्यादा होती थी वहां पर। द रीजन ऑफ द सिमिलरिटी इन द पैटर्न दैट रिवोल्ट डिफरेंट प्लेसेस, लॉ, पार्टीज, प्लानिंग्स। रात के समय जो सिविल लाइन्स होती थी वहां पर लोग आते थे। स्पॉय लाइन्स, वेरियस कंटेनमेंट। आफ्टर द 7th अवध, रेगुलर कैवलरी हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द न्यू कार्टेज। इसका नाम आप याद रखें, जैसे अब हमारे आर्मी के अंदर बटालियन होती है, राजपूत बटालियन, गोरखा बटालियन, जाट रेजिमेंट, ऐसे होती है, तो ऐसी एक रेजिमेंट थी 7th अवध रेगुलर कैवलरी। इस रेजिमेंट ने सबसे पहले रिफ्यूज कर दिया जो ग्रीस कार्टेज होते थे, चर्बी वाले जो कार्टेज होते थे, उसको चलाने से। दे रोड द 48 नेटिव इन्फेंट्री, उन्होंने दूसरी एक रेजिमेंट को लिखा, 48वीं रेजिमेंट को। दे हैड सेकेंड द फेथ एंड द अवेटेड 48 ऑर्डर, स्पॉय ऑफ देयर एमिसरीज मूव द स्टेशन अनदर पीपल वर्सेस प्लानिंग टू द टॉकिंग अबाउट द रेबेलियन। 7th वालों ने 48 वालों को भी कम्युनिकेशन किया कि बात करना चाहते हैं एंड वो हमसे कुछ ना कुछ बातें करेंगे। यहाँ पर एक पैराग्राफ ये बहुत बार आता है, सिस्टन एंड तहसीलदार दोनों का कम्युनिकेशन चलता रहता है कि किस प्रकार लोगों ने क्या कुछ किया, वो तुम देख सकना इसमें। म्यूटिनी, विद्रोह, अ कलेक्टिव डिसओबीडियंस रूल्स एंड द रेगुलेशन विद इन द आर्म्ड फोर्स, यानी आर्मी के अंदर जब लोग मिलकर अपने हायर अथॉरिटी के ऑर्डर का ओबिडेंटली पालन ना करे, डिसओबिडेंस करे, यानी उसका पालन ना करे आर्मी के अंदर, तो उसको कहा जाता है म्यूटनी, विद्रोह कर देना। यानी अपने हेड ऑफिस, लाइक अपने प्रिंसिपल की बात नहीं मानना, म्यूटनी। रिवोल्ट, देखो व्हाट वाज द डिफरेंट बिटवीन म्यूटनी एंड रिवोल्ट, ये चीजें भी आपको याद रहनी चाहिए। व्हाट वाज द डिफरेंट बिटवीन म्यूटनी एंड रिवोल्ट।
विद्रोह और क्रांति के मतलब बीच के अंदर क्या है? विद्रोह तो मैंने तुम्हें बता दिया, आर्मी के अंदर, आर्म फोर्स के अंदर अपने हायर सोसाइटी या हायर पर्सन या उसके खिलाफ जाना, उनके कानूनों को नहीं मानना, नियमों को नहीं मानना। रिवोल्ट आर रेबेलियन ऑफ पीपल्स अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी ऑफ पावर, सरकार के खिलाफ कुछ लोगों का गुस्सा जो सरकार को पसंद नहीं करते, उसे कहा जाता रिवोल्ट। रेबेलियन, विद्रोही, वो लोग जो सरकार के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और उसे कहा जाता रिवोल्ट, विद्रोह। जैसे जमींदार के खिलाफ, राजा के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ 1857 में चला। ये चीजें डिफरेंट होती है जो तुम्हें याद रखनी है, म्यूटिनी एंड रिवोल्ट। विद्रोह और क्रांति में क्या अंतर है, ये तुम्हें याद रखनी है। अब नाउ वी कैन थिंक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स। व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के कारण, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? नॉर्मली इट विल बी आस्किंग बाय द एग्जामिनर टू यू इन 8 मार्क्स। 8 नंबर में आता है तो मतलब आपको लिखना भी ज्यादा पड़ेगा। सो यू कैन मेक द हेडिंग, you have 5 to 6 heading: political causes, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, इकोनॉमिक, प्रशासनिक और सैनिक। ये मेन हेडिंग है। इसके बाद आप इनको डिफाइन करेंगे, सब हेडिंग लिखेंगे आप, बहुत ज्यादा आपके पास हो जाएगी। दीज आर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के ये कुछ मुख्य कारण माने जाते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज में आप क्या लिखोगे? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम्स, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशंस। कैन एनीबडी टेल मी, किसी को पता है सब्सिडरी अलायंस किसे कहते हैं? डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है सहायक संधि। मैं बताता हूं तुम्हें, सहायक संधि। और डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति। और पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशंस, अपने आप में मिलाने की नीति। अनेक्सेशन, किसी को भी लड़ाई करके मिलाने ना। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या था, इसको आगे डिफाइन करेंगे ब्रॉडली। डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स को बताते हैं। यानी नाउ द गवर्नमेंट हैव बीन बी स्टार्टिंग अ रूल एंड रेगुलेशंस, those king they did not have their own son, वो राजा या रानी जिसके अपने कोई संतान नहीं थी, उस स्टेट को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया जाएगा। इस पॉलिसी को कहा गया डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स। यानी वो राज्य जिसकी खुद की कोई रियल रिलीजियंस में नहीं, खुद की पर्सनल कोई संतान नहीं है, तो उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। लैप्स की नीति से किन किन स्टेट को अंग्रेजों ने मिलाया, तुम बता सकते हो? हड़पा, लैप्स का मतलब होता है हड़पना, किसी को जबरदस्ती हड़प लेना। किन स्टेट पर उन्होंने इसको यूज किया? झांसी का तो सबको ही पता है ना, एवरीबडी नो द स्टोरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। द हस्बैंड ऑफ रानी गंगाधर राव डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर अडॉप्टेड सन आनंद राव, नॉट एडमिटेड बाय द ब्रिटिश। गंगाधर राव जो उनके हस्बैंड होते हैं रानी के, उनकी कोई संतान नहीं होती है, वो एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, आनंद राव, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट गिव दैट परमिशंस। रानी लक्ष्मीबाई बिकेम द एनिमी ऑफ द ब्रिटिश, वो उनके अगेंस्ट में जाती है, और लास्ट में सभी को पता है रानी की डेथ हो जाती है, वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाती है। और ये अंग्रेज अधिकारी झांसी को भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में मिला लेते। इसके अलावा झांसी के अलावा भी लैप्स की पॉलिसी से सतारा, नागपुर, संबलपुर और उदयपुर, ये वो स्टेट है जिनको यहां पर मिलाया गया पॉलिटिकल में। अनेक्सेशन में अवध, अवध का तो जबरदस्ती हड़पना था। ये मेन हेडिंग, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे इसमें रीजन क्या है। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, सामाजिक और धार्मिक। रेशियल एरोगेंस,
अब जातीय एरोगेंसी, ये जो कास्टिज्म बड़ा हो गया था, गोरे और काले वाला सिस्टम तो आपको पता ही है। द ब्रिटिशर डिड नॉट गिव द परमिशन टू द इंडियन पर्सन। अंग्रेज लोग हमें परमिशन ही नहीं देते थे भारतीय लोगों को किसी क्लब में जाने के लिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाने के लिए। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ अस। गोरे कालों का फर्क तो सभी को पता है। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट टाउन वाला होता था, वो एक टैग लगा देते थे किसी भी मॉल में, बैंक में, गवर्नमेंट प्लेस में जाने के लिए एक टैग लाइन लगी होती थी, ब्लैक एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ब्लैक का मतलब इंडियन पर्सन, भारतीय लोग, और जो कुत्ते डॉग्स होते दे आर नॉट अलाउड। सोशल रिफॉर्म लेजिस्लेशन। अब कुछ धार्मिक सुधार भी इन्होंने क्या किया, वो भी बड़े खतरनाक हुए। चीजें अच्छी थी बट हमने, हमारे ब्राह्मण जो ट्रेडिशनल पुराने पंडित जी जो लोग होते हैं, वो इसके अगेंस्ट में चले गए। लाइक अबॉलिशन ऑफ द सती 1829, राजा राम मोहन राय, सती प्रथा को बैन कर दिया गया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, कि 29 के बाद अगर किसी व्यक्ति ने किसी लेडीज को जबरदस्ती बरियल सिस्टम किया, दाह संस्कार, उसको जलाया, सती किया, तो उसको खिलाफ एक्शन किया जाएगा। इन्फेंटिसाइड, डाउरी, विडो, रीमैरिज, स्लेवरी को भी बैन कर दिया गया 1856 में। चाइल्ड मैरिज पर भी बैन लगा दिया गया। ये सारी चीजें, ये लाइन एक बार आप यहाँ देखें, ये जो चीजें आपके साइन है, इट वॉज गुड फॉर द सोसाइटी। कहीं ना कहीं आज के टाइम में तो अच्छा था विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बट एट द टाइम ऑफ 1856, 1856 में हमारे लोगों ने, खासकर हमारे ट्रेडिशनल ब्राह्मण, उन पंडित जियों को ये चीजें अच्छी नहीं लगी कि दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव बीन बी इंटरफेयरिंग द पर्सनल मैटर ऑफ द ब्राह्मण, कि हमने कुछ नियम और कानून बनाए इतने सालों से और इन अंग्रेजों ने आते हुए 2 मिनट के अंदर तोड़ दिए, जो हमें पसंद नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे। अब देखो, कुछ भारतीय लोगों ने तो रेलवे और टेलीग्राफ को भी सस्पिशियस, संदेह की दृष्टि से देखा रेलवे को। कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाई द रेलवेज आर द सस्पेंशियस फॉर द इंडियंस? ये रेलवे में क्या सस्पेशियस उन्होंने देखा, क्या डर देखा उन्होंने? रेलवे लाइन से उन्होंने ऐसा क्या डर लगा कि रेलवे लाइन से भी उन्हें लॉस होगा? ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। आई थिंक, डू यू नो रेलवे लाइन से हमें क्या प्रॉब्लम हुई? सिंगल वे कम्युनिकेशन से तो बेस्ट है कि मैं वीडियो बनाऊं, तुम्हें भेज दूं। तुम तो साइलेंट किलर ऐसे हो रहे, ऐसे सुनते रहते हो जैसे मैं कोई राधा स्वामी के सत्संग करने लग रहा हूं। हाँ, हूँ, ही, यस, नो, आवाजें जा रही है, नहीं जा रही है, कुछ समझ में नहीं आता मेरे तो। सारे इतने शांति से बैठे हैं जैसे क्लास में तो तुम कोई नहीं बोलते। अरे मैंने सिंपल पूछा, Why the Indian people have been be doubting on railway line? नहीं पता तुम्हें? Very good. Because we know very well. हम सबको पता है, अगर रेलवे लाइन का एक डब्बा है, एक कोच है, बॉक्स है, तो उसमें हिंदू भी बैठेंगे, उसमें मुस्लिम भी बैठेंगे, उसमें एससी भी जाएंगे, और उसमें एसटी भी जाएंगे, और उसमें ब्रिटिशर भी जाएंगे। तो भारतीय लोगों ने ये सोचने लगे कि दैट The Britisher have been be try to destroy their religions, कि अंग्रेज अधिकारी हमारे धर्म को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रेलवे बनाई। क्योंकि उस रेल में छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सभी एक साथ बैठेंगे, जो उस टाइम पॉसिबल नहीं था। लोअर कास्ट का व्यक्ति एक हायर कास्ट के साथ बैठे, वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए इन लोगों ने एक नेगेटिविटी जो होती थी वो इनके माइंड में गई, एक जो गलत धारणाएं होती थी वो उनके माइंड में गई। उन्होंने नेगेटिविटी सोची कि ये चीजें गलत है कहीं ना कहीं, वो उनकी थिंकिंग थी। एंड रिलीजियस कन्वर्सेशंस, ये सबसे बड़ा खतरनाक, धर्म परिवर्तन, हिंदू टू क्रिश्चियंस, मुस्लिम टू क्रिश्चियंस, सिख टू क्रिश्चियंस। अभी धीरे धीरे जो क्रिश्चियंस पीपल आते थे ना, ईसाई पादरी जिसको पोप वगैरह बोलते थे, दे आर वांटिंग द हेयर डोर टू डोर, गांव गांव, गलियों गलियों में जाते थे एंड टॉकिंग टू द पुअर पीपल्स।
गरीब लोगों को बड़ा अश्योरेंस देते थे, इफ यू कैन ज्वाइन अस देन वी कैन गिविंग टू द गवर्नमेंट जॉब देंगे। अगर आपने ईसाई धर्म को अपना लिया, ईसाई बन गए, तो आपको सरकारी, लास्ट 5 मिनट हैव बीन बी रिमेनिंग 5 to 6। उन्होंने कहा कि आपने अगर ईसाई बने तो हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे, जॉब देंगे, पैसे देंगे। एक तरह से रिलीजियन कन्वर्सेशन करने लगे अंग्रेज। तो ये बातें हमारे लोगों को पसंद नहीं आई। उन लोगों के माइंड में एक ये बातें बैठ गई, डर हो गया, फियर हो गया कि अंग्रेज मिलकर पूरे भारतीय लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, यानी हमारे धर्म को परिवर्तन करवाना चाहते थे। इसलिए लोग इन अंग्रेजों से डरने लगे और इनके खिलाफ हो गए। इकोनॉमिक, सीधा सिंपल सा है, सभी को पता है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव बीन बी ट्राई टू यूजिंग द पॉलिसी एक्सप्लॉयटेशंस। अंग्रेजों का भारत में सीधा सा काम एक ही था, भारतीय लोगों का शोषण करना। जितना हो सके यहाँ को लूटेड करो, लूटो, और जो हो सके जितना पैसा हो सके वो इंग्लैंड में ले जाओ। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस, कॉटन वाला देखो आप, हमारे वीवर देखो, जितने भी हमारे बुनकर हैं सभी को उन्होंने कितना एक्सप्लॉइट किया, सबको वहां से ले गया। ये रूइंस ऑफ द आर्टिशन एंड द क्राफ्टमैन, जितने भी आर्टिशन और क्राफ्टमैन, छोटे छोटे वीवर बुनकर थे, सबको खंडर बना दिया, सबका डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि सारी चीजें इन अंग्रेजों ने क्या किया हमारी इकोनॉमिक में, दे आर नाउ स्टार्टिंग टू द परचेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स। कच्चा माल तो खरीदा और बना बनाया हुआ माल हमें बेचा, यानी हमें इस लायक ही नहीं छोड़ा कि हम कुछ प्रोडक्ट बना सकें। सिर्फ रॉ मटेरियल लाओ और इंग्लैंड को दे दो, बना बनाया हुआ माल वहां से खरीदो। स्टैग्नेशन ऑफ द डिक्लाइन, एग्रीकल्चर में तो जितने भी बातें कहीं वो आप कितनी भी लिख सकते हो। 3 सिस्टम मैंने बताया, परमानेंट सेटलमेंट, एवरीबडी नो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में तो पता है ना, स्थायी बंदोबस्त, स्तंभरारीसन, दीज आर द सेटलमेंट। ये सेटलमेंट बताते किस प्रकार लैंड रेवेन्यू डिमांड हाई होती चली गई। लास्ट चैप्टर में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया है, जो जंगलों में रहने वाले जो लोग होते थे, जंगली लोग होते थे, आदिवासी लोग होते थे, उनकी लाइफ को भी किस प्रकार, पहाड़िया वाला चैप्टर याद है ना, पहाड़ी लोगों को किस प्रकार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब लैंड रेवेन्यू हाई हो जाता है। एंड द ऑक्शंस, किस प्रकार जमींदारियां बिक गई परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, रूइंस ऑफ ओल्ड जमींदार, और पुराने जमींदार भी बेचारे बर्बाद हो गए एक तरह से। इफ वी कैन से दैट अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, 1857 की क्रांति का अगर हम आर्थिक